गुड मॉर्निंग मेरे लखपतियों। स्वागत है आपका बीएससी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं हम 11 और 12 जून की करंट अफेयर्स। और आज की करंट अफेयर्स में आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत लखपति क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत सारी स्ट्रेटेजी का रिवीजन होगा, जिसमें आप अन्य सब्जेक्टों की तैयारी करें उसका भी बहुत कुछ मैटर रहेगा इसमें। इसलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? चाइल्ड लेबर प्रोविडेंशियल डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये पहला क्वेश्चन है। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहता है वो अधिकतर डे का रहता है, और फिर उससे संबंधित हम सारी जानकारी भी देखते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 11 जून, 12 जून, 13 जून, 10 जून, कौन से दिन मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस? बताइए। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम। देखना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार फर्स्ट, आप जानते हैं कब हुआ था ये? 1914 से 1918। और इसके वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था वारसाई की संधि के द्वारा। इस संधि के द्वारा 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। स्थापना हुई और इसी संगठन ने एक मुद्दा उठाया। इसी संगठन ने एक मुद्दा उठाया बाल श्रम को रोकने के लिए। इस संगठन के द्वारा बाल श्रम को रोकने की बात कही गई। रोकने की बात कही गई, ठीक है ना? इसी के तहत इसी के तहत 2002 में एक कानून बनाया गया। इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं, इंडिया के बारे में देखेंगे। कानून बनाया गया जिसके तहत बाल श्रम कराना अपराध माना जाएगा। अपराध माना जाएगा, ठीक है ना? तो आईएलओ जो संगठन है, इसके द्वारा एक मुद्दा उठाया गया और उसके द्वारा 2002 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत बाल श्रम कराना अपराध माना जाएगा, ठीक है ना? तो आईएलओ की स्थापना कब हुई? 1919 में। अब इस आईएलओ के बारे में और देख लेते हैं हम। ये आईएलओ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, आपको पता ही होगा। इसमें जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 187 देश इसमें सम्मिलित हैं। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। देश है 127 देश इसमें सम्मिलित हैं। तो 2002 में एक कानून बनाया जिसके तहत बाल श्रम कराना अपराध की श्रेणी में रखा गया। क्लियर है ना? 2002 में बनाया गया, लेकिन 2002 में डेट कौन सी है? उसी दिन से फिर क्या मनाने लगे हम? बाल श्रम निषेध दिवस मनाने लगे। इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा क्या? 12 जून। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अब इसमें इसकी थीम देखना, बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या होगी इसमें? 2023 की थीम, आओ थीम देख लेते हैं। थीम है क्या? सभी के लिए सामाजिक न्याय। सभी के लिए सामाजिक न्याय और बाल श्रम का खात्मा। जस्टिस फॉर
ऑल एंड चाइल्ड लेबर, ये इसकी थीम होगी। लिख लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है। 2023 की थीम सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का खात्मा। जस्टिस, सोशल और लिख लेना, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। तो बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। तो हमने क्या देखा इसमें, वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 से 1918 तक चला, ये 18 है भाई। ठीक है, वार्साई की संधि के द्वारा इसकी समाप्ति हुई 1919 में। इसी संधि के जो समाप्त हुई, इसी के बाद 1919 में आईएलओ की स्थापना हुई। इस संगठन के द्वारा एक बाल श्रम को रोकने की बात कही गई। इसी के तहत 2002 में एक कानून बनाया गया, जिसके तहत बाल श्रम कराना अपराध रहेगा। कितने वर्ष की उम्र, 14 वर्ष के, 14 वर्ष की उम्र के बच्चों तक, 14 उम्र तक के, उम्र की, यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए, बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून 2023 की थीम क्या है, सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का खात्मा, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। और इसमें क्या देखा, कब हुआ ये वर्ल्ड वार जो फर्स्ट हुआ था 1914 1918, इसमें क्या है कि बच्चों को भी लगाया गया था। वार्सा की संधि तो हुई, इसके द्वारा 1919 में आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जिसके तहत चीजों को निर्धारित किया गया कब कौन से क्या कराया जाएगा। स्थापना हुई, इसी संगठन के द्वारा बाल श्रम को रोकने की बात कही गई। इसी के तहत 2002 में एक कानून बनाया गया, जिसके तहत बाल श्रम कराना, जिसके तहत, एक मिनट, जिसके तहत बाल श्रम कराना मतलब 14 वर्ष के, 14 वर्ष से कम उम्र के, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल श्रम कराना, अपराध माना जाएगा, या मजदूरी कराना अपराध माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो हो गया, इसका थीम भी बता दी मैंने। अब एक चीज और देखना इसमें, भारत में और देख लेना आप। भारत में आप जानते हो, संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान में मौलिक अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए, और आप जानते हैं 12 से 35 तक दिए। इसमें जो आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 क्या कहता है, बलात् श्रम निषेध है। और आर्टिकल 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। आपने पढ़ा होगा ये सब मौलिक अधिकारों में। ठीक है ना। बलाश्रम निषेध है, किसी भी प्रकार का बलाश्रम निषेध है। आर्टिकल 24 में कहा गया 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। क्लियर है। तो ये भारत में दिया है ये सब, तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। और आपको इसके बारे में और बताया, मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिया, मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे। आप बताना मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं, किस देश से लिए हैं, इसके बारे में आप बताइए। ठीक है ना, मैं अभी आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर हो गया क्या, 12 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट, किस समिति के द्वारा वर्ष 2023-24 में के लिए सभी खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी गई है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपना लखपति क्वेश्चन 5 लाख बार इंपॉर्टेंट डाल लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस समिति के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सभी खरीफ फसलों पर समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई है? तो वह समिति कौन सी थी? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, संजय अग्रवाल समिति, कृषि मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत और मूल आयोग CACP द्वारा ये किया गया बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, किस समिति के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सभी खरीफ फसलों को पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस में वृद्धि को मंजूरी दी गई? देखना इसका आंसर देखते हैं। इसके ऑप्शन आपने देख लिए क्या है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, संजय अग्रवाल समिति, कृषि मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत और मूल आयोग CACP। तो देखना ये जो CACP है, CACP, CACP द्वारा MSP को निर्धारित किया जाता है। MSP को निर्धारित किया जाता है इसके द्वारा, CACP के द्वारा MSP को निर्धारित किया जाता है। और इसके बाद फिर सरकार के पास ये सिफारिश जाती है और फिर सरकार बढ़ाने का या ना बढ़ाने के बारे में विचार करती है। तो CACP द्वारा MSP को निर्धारित किया जाता है। MSP क्या है? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। किसानों की फसलों का सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारण। ठीक है ना? अब हुआ क्या इसके द्वारा, और एक चीज और बता देता हूं। MSP भारत में कब आया? 1966 में। MSP स्टार्ट कब हुआ? 1966 में। क्लियर है? सबसे पहले गेहूं की फसल पर MSP दिया गया। ठीक है ना? अब हुआ क्या वो देखिए। एक समिति बनी 2022 में, इसका नाम था संजय अग्रवाल समिति। इसने सरकार से सिफारिश की। इसने सरकार से क्या सिफारिश की? इसने MSP बढ़ाने की सिफारिश की। किसने? 2022 में संजय अग्रवाल समिति ने क्या सिफारिश की सरकार से? इसके क्या कहा सरकार से कि MSP को बढ़ाना चाहिए। MSP को बढ़ाना चाहिए। तो इसके द्वारा क्या हुआ? जो सरकार की आर्थिक मामलों की समिति है, आर्थिक मामलों की समिति है, समिति ने MSP को बढ़ा दिया। MSP को बढ़ा दिया अब 2023 में। ध्यान रखना, आर्थिक मामलों की जो समिति है, समिति ने MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को बढ़ा दिया 2023 में। ठीक है ना? तो 2022 में संजय अग्रवाल समिति ने MSP में वृद्धि करने की सिफारिश की। सरकार ने इसको माना और सरकार की आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति ने MSP को बढ़ा दिया गया 2023 में ये बात हुई। 2023-24 के लिए 2023-24 के लिए वृद्धि गई। और ये वृद्धि कौन सी फसलों की गई? खरीफ फसलों की। खरीफ फसलों की MSP बढ़ाई जाएगी 2023-24 के लिए।
क्लियर है ना। और अब आपसे एक क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है उसकी अध्यक्षता किसने करी? उसकी अध्यक्षता किसने करी? उसकी अध्यक्षता करी पीएम, प्रधानमंत्री ने। अब यहां से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, खरीफ फसलें कौन सी होती हैं? तो मुझे लगता है ये तो आता ही होगा। खरीफ फसलें, खरीफ फसलों में सोयाबीन, मक्का, धान, ये फसलें काय में आती हैं? खरीफ फसलों में आती हैं। तो एक और क्वेश्चन, कितनी फसलों पर एमएसपी दिया जाता है? कितनी फसलों पर एमएसपी दिया जाता है? तो और देख लेना आप, एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, कितनी फसलों पर, कितनी फसलों पर? तो ध्यान रखना 23 फसलों पर, 23 फसलों पर। और इसे ऐसे ध्यान रखना, 7 7 5 4, तो हो गए कितने? 23। 7 7 5 4। 7 क्या है? 7 है मोटे अनाज, गेहूं चना आप जानते हैं। 7 क्या है? 7 प्रकार के तिलहन फसलें, तिलहन आप जानते ही होंगे कौन कौन सी होती हैं तिलहन फसलें। सरसों वगैरह जो रहती हैं वो तिलहन फसलें होती हैं, ठीक है ना। 5 प्रकार की दाल, मूंग तुअर। और 4 प्रकार की वाणिज्य फसलें, वाणिज्य फसलें। वाणिज्य फसलें वे फसलें खाने के काम में नहीं आती, बेचने के काम में आती हैं, जो खेत से डायरेक्ट मंडी में बेच दी जाती है, उनका कोई उपयोग, जैसे गन्ना है, ठीक है ना, वाणिज्य फसलों में आता है। तो ये हो गए कितने पे दिया जाता है, तो इस प्रकार की फसलों पर दिया जाता है। सबसे पहले जो एमएसपी दिया गया था आपको पता है, वो गेहूं पर दिया गया था। उसका मूल्य निर्धारित किया गया था 1966 में, ठीक है ना, 54 रुपए के लगभग। ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री ने की है। और खरीफ फसल की वृद्धि की बात, एमएसपी बढ़ाने की बात कही है, जैसे सोयाबीन मक्का, जो इस समय वर्तमान में जो सीजन चल रहा है ये खरीफ फसलों का चल रहा है। इस समय कौन सी फसलें बोई जाती हैं? सोयाबीन मक्का धान, ये फसलें बोई जाती हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ये इसका आंसर होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसमें बेहतरीन चीजों का हमने स्टैटिक देखा इसमें। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है कौन? पीएम, इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस साथ एक क्वेश्चन और बताइए, मैंने बताया वर्ल्ड वार फर्स्ट की डेट बताई 14 से 18। आप बताइए वर्ल्ड वार सेकेंड कब से कब तक, ठीक है ना। कमेंट में आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस क्षेत्र में सरकार द्वारा मिशन माहिर को शुरू किया गया? मिशन माहिर को शुरू किया गया किस क्षेत्र में? ऊर्जा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में? बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर देखते हैं, हाल ही में किस क्षेत्र में सरकार द्वारा माहिर को शुरू किया गया है। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं, माहिर, माहिर का मतलब क्या है? मिशन, फुल फॉर्म देखना है इसकी, मिशन फॉर एडवांस, एडवांस हाई इंपैक्ट रिसर्च, रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है, मिशन फॉर एडवांस हाई इंपैक्ट रिसर्च। ये जो मिशन चलाया गया है ये 5 वर्ष का है,
5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए मतलब 2023 से 2028 तक चलाया गया है। क्लियर है ना? अब इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, भारत में पुणे में भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ाना, वाह, सौर ऊर्जा आधारित देश बनाना, ये इसका लक्ष्य है। भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ाना, इसके क्षेत्र को बढ़ाना व सौर ऊर्जा आधारित देश बनाना। इसका आंसर आपको इससे ही समझ में आ गया क्या? ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, तो इसका आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा मिशन माहिर को शुरू किया गया किस क्षेत्र के लिए? ऊर्जा के क्षेत्र में। मिशन फॉर एडवांस हाई इंपैक्ट रिसर्च। आंसर क्या है? ऊर्जा के क्षेत्र में। देखिए इसके बारे में और चीजें देखते हैं हम। इसमें जो माहिर हैं, किस मंत्रालय ने स्टार्ट किए थे? किस मंत्रालय ने स्टार्ट किए? इसका आंसर है विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने इसे चालू किया है। और इसके जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो है राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ट्रैकिंग SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 2023 की रिपोर्ट किस एजेंसी ने जारी की? एक रिपोर्ट आई है SDG 7 मतलब 7 नंबर की, कब? 2023 में। सस्टेनेबल डेवलपिंग गोल, पूरा नाम है इसका ट्रैकिंग SDG 7 2023 की ऊर्जा रिपोर्ट। ऊर्जा से संबंधित है, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लगाया। ऊर्जा रिपोर्ट किस एजेंसी ने जारी की है? आप अभी आंसर बताइए इसका, फिर मैं इसका अभी बताता हूँ आंसर किसने ये जारी की है। ट्रैकिंग SDG 7 2023 की ऊर्जा रिपोर्ट। ना और बता देता हूँ, ये संबंधित है काय से? एनर्जी प्रोग्रेस, एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट। एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट से संबंधित है। ये रिपोर्ट कौन सी एजेंसी जारी करती है, आपको ये बताना है। तो एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा आई, आपको ये बताना है। क्लियर है ना? तो आप बताइए कौन सी एजेंसी जारी करती है, वर्ल्ड लेवल पर आती है। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसे डच विज्ञान के सर्वोत्तम सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, छपने वाला। 4 लाख बार इंपॉर्टेंट डाल देना, लखपति प्रश्न है अपना। ज्योति सिंह, ज्योति ज्योति गुप्ता, निवेता सिन्हा और सुकुमार। ज्योति सिंह, श्वेता गुप्ता, निवेता सिन्हा और सुकुमार। इसको डच विज्ञान के सर्वोत्तम सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसको देखते हैं। स्पिनोजा पुरस्कार
एक नोबेल पुरस्कार इसे कहते हैं, कई नाम से और जानते हैं, डच नोबेल पुरस्कार। डच नोबेल पुरस्कार। डच का नोबेल पुरस्कार या डच नोबेल पुरस्कार, इसमें क्या दिया जाता है वो और सुन लो। 1.2 मिलियन यूरो दिए जाते हैं रिसर्च करने के लिए। अभी जो दिया गया है वो एक वैज्ञानिक को दिया गया है, एक वैज्ञानिक को दिया गया। तो ऑप्शन जो लिख रहे हैं उनमें एक वैज्ञानिक है जिसको ये दिया गया है, इसमें उन्हें रिसर्च करने के लिए 1.2 मिलियन यूरो दिए गए हैं। कौन है पुरस्कार। अब आप मुझे एक चीज बताइए, डच, डच के बारे में हम जानते हैं क्या है क्या नहीं है, भारत के साथ इनका संबंध जुड़ा हुआ है। डच, डच, डच कहाँ के थे। डच नीदरलैंड या हॉलैंड। हॉलैंड के निवासी हैं जिन्हें डच कहते हैं। कैपिटल क्या है इसकी। एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम काय के लिए प्रसिद्ध है, फूलों की खेती के लिए। खेती के लिए। एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था, दुनिया में सबसे तेजी से डूबने वाला शहर कौन सा है, तो हमने देखा था वो जकार्ता था। सबसे दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर जकार्ता। और एक जो है एम्स्टर्डम, डूबने वाले शहरों की सूची में एम्स्टर्डम है, जो राजधानी है कहाँ की, नीदरलैंड की। क्लियर है ना। अब इसके बारे में देखना, डच, डच भारत में आए थे। भारत में डच सबसे पहले कब आए थे। भारत में डच 1596, 1596 में डच आए थे। पहला डच व्यक्ति जो भारत आया था, कॉर्ने कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, ये व्यक्ति सबसे पहले भारत आया था। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन पहला व्यक्ति था जो भारत आया था। अच्छा, डच भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे, तो ये आए थे भारत के मालाबार तट पर। डच आए तो इन्होंने अपनी पहली, जो डच आए थे इन्होंने जो अपनी पहली कंपनी लगाई, मतलब डच यूनाइटेड कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में स्थापित करी थी। इन्होंने पहली फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में। तो देखिए पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, मसूलीपट्टनम, कब लगाई थी, 1605 में। ठीक है ना। भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था, कार्नेलिस डी हाउटमैन। और ये नागरिक जो था ये कहाँ पर आया था, मालाबार तट, मतलब पश्चिमी तट पर आया था। ठीक है। फिर ये पूरब की साइड इंडोनेशिया में गए थे, इंडोनेशिया से लौटे तो भारत में ये दोबारा इनका प्रवेश हुआ, तो पूर्वी तट पर, तो कहीं कहीं पूर्वी तट भी लिखा मिल जाता है। तो इसके साथ हम ये देखते हैं जो कंपनी आई थी, यूरोपीय कंपनी, यूरोपीय कंपनी का आने का क्रम। यूरोपीय देशों का लिख रहे थे, देशों का क्रम। और इधर लिख लेते हैं जाने का क्रम, जाने का क्रम। तो देखिए इनके लाने अपन एक देखते हैं किस तरीके से याद रखना है अपन को।
देशों का क्रम। हाँ, आने का क्रम। इसके लाने एक चीज का ध्यान रखना, देखना, टी, पी, डी, एफ, पी डी बी डी एफ, डी बी डी एफ। और इनके जो जाने का क्रम है उन्हें हम कैसे याद रखेंगे? तो उन्हें रखेंगे डी, टी, डी डी, बी, एफ, पी। अब इससे हम कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले जो आए वो कौन आए? पुर्तगाली आए। फिर इसके बाद जो आए वो डच आए। फिर डेनिस आए। डेनिस का मतलब फिर ब्रिटिश आए। और फिर कौन आए? डेनमार्क के आए, डेनिस। लास्ट में कौन से आए? फ्रांसीसी, फ्रांस के आए। तो इनके आने का क्रम हो गया। ईयर भी देख लेते हैं। आप जानते हैं वास्को डी गामा आया था 1498, केरल में टकराए थे भैया। फिर जी आए 1596 में, वही लिखवाए में, कार्नेलिस डी हाउटमैन। फिर ब्रिटिश आए कितने में? 1600 में। जी आए कब? 1616 में। और जी आए 1664 में। ये इनका ईयर है। अब मुझे लगता है ये आ गए तो ये तो बन ही जाएंगे। सबसे पहले जो हमारे देश से गए वो कौन गए? दो डी है। डच गए कि डेनमार्क वाले गए? डच के डेनमार्क? सबसे पहले कौन गए यहाँ से? डेनमार्क। फिर गए कौन? डच। फिर कौन गए? ब्रिटिश। फिर कौन गए? फ्रांसीसी। फिर लास्ट में कौन गए? पुर्तगाली। ये इनका आने जाने का क्रम है। पुर्तगाली जो सबसे पहले आए थे, बीस सबसे आखिरी में। इनके बारे में हम ये आजादी के बाद गए दोनों। ये आजादी दे के गए, ये आजादी से पहले चले गए। ये कब गए? 1954 में। ये कब गए? 1961 में। ये कहाँ से गए? ये गोवा से गए। गोवा पे कब्जा था तो ऑपरेशन चलाया तब गए जी, बिना ऑपरेशन के जाने वाले नहीं थे। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय के द्वारा ये गए। फ्रांसीसी बढ़िया थे, कहने पे चले गए। कहाँ से गए आखिरी में? कहाँ था अधिकार? पौंडीचेरी या पुदुचेरी है अब तो नाम इसका। पुदुचेरी भारत का एकमात्र राज्य तीन राज्यों में स्थापित है। कैसे? इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा देखते हैं। एक तो है ये कहाँ? तमिलनाडु में। एक है ये केरला में। और एक है ये आंध्र प्रदेश में। तीन जगह इसके जिले स्थापित है। तमिलनाडु में जो है इसके दो है, केरल में एक, और यहाँ एक है। अब जहाँ दो कौन से है? यहाँ एक तो पुदुचेरी है, ठीक है ना, एक कराईकल है। ये दो तो तमिलनाडु में है। केरल में जो है वो कौन सा है? माहे। केरल में कौन सा है? माहे है। और आंध्र प्रदेश में जो है यानम। एक, एक, दो, तीन, चार। इन चार से मिलकर बनाया क्या? पौंडीचेरी। यहाँ से गए थे कौन? फ्रांसीसी 1954 में। 1961 में कहाँ से गए थे? गोवा से। कौन सी ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन विजय के द्वारा ये पुर्तगालियों को भगा दिया गया था। तो ये इनका आने का क्रम, ये इनके जाने के क्रम, वो मैंने ईयर लिखवा दिए। ठीक है ना। भारत आने वाला जो पहला विदेशी था, कहते हैं भारत की खोज करी 1498 में, 98 में वास्को डी गामा आया था।
और पहली फैक्ट्री जो पुर्तगालियों ने लगाई थी, सॉरी, डचों ने लगाई थी, वो कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम, 1605 में। डच इंडिया कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। भारत के मालाबार तट पे आया था पहला डच नागरिक कार्नेलिस डी हाउटमैन, कब? 1596 में। नीदरलैंड की कैपिटल है क्या? एम्स्टर्डम। फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है ये। हॉलैंड, नीदरलैंड नाम पड़ता है डच। कहाँ के निवासी है? नीदरलैंड। नीदरलैंड में ही आपको पता है एक स्थान है, द हैग। काय के लिए प्रसिद्ध है? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कोर्ट, न्यायालय। इंटरनेशनल कोर्ट है कहाँ पर? द हैग। और द हैग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। ठीक है ना? हमारा क्वेश्चन था, नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डच नोबेल पुरस्कार कहते हैं इसे। 1.2 मिलियन यूरो मिलते हैं रिसर्च के लिए। तो एक वैज्ञानिक होना जिनका नाम है जयिता गुप्ता, इनको ये पुरस्कार दिया गया। आंसर यह है इसका क्या? बी ऑप्शन, जयिता गुप्ता। किसे डच विज्ञान का सर्वोत्तम सम्मान मिला? तो ये आंसर हो गया। क्लियर है ना? तो इसके साथ ही हमने इन सब चीजों को देख लिया, ये आ गया सब, और ये बन गया। अच्छा, डचों को भारत से, डच भारत से कब गए ये और चीज देख लेते हैं। 1596 में तो आए थे। डच भारत से कब गए? डच भारत से कब गए? मन से तो जाएंगे नहीं, भगाने तो पड़ेगी नहीं। कब भगा दिए गए? तो ये भग गए 1759 में। क्या हमने भगा दिया? हम कहाँ से भगाएंगे? हम तो गुलाम हो रहे थे। हम कहाँ से भगाएंगे? भगाने वाले जो थे वे आपस में लड़ बैठे सब रे। लुटेरे लुटेरे आए थे, सारे लुटेरे लड़ बैठे। तो ये दो लुटेरे लड़ बैठे आपस में। ठीक है ना? इनके बीच में जो युद्ध हुआ उसे कहते हैं बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध। ये बेदरा का युद्ध हुआ। इसे एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिंध सुरहा का युद्ध। सिंध सुरहा का युद्ध, इस नाम से भी जानते हैं। किसको? बेदरा के युद्ध को। ठीक है, कब हुआ था ये? 1759 में हुआ। कौन कौन के बीच में हुआ था? ब्रिटिश और डच। ये हार गए, इन्हें जिता दिया गया, जीत गए। बेदरा का युद्ध। बेदरा कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। बंगाल की धरती पे, हमारी धरती पे दो विदेशी लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और कुट रहे हैं और पिट रहे हैं और जीत रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें शुद्ध वायु लॉन्च की हैं? किस राज्य सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें शुद्ध वायु लॉन्च की हैं? किसने? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। बताइए। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें जिनका नाम है शुद्ध वायु लॉन्च की है? इसका आंसर देखते हैं। देखना, देखना इसके बारे में आप। वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पश्चिम बंगाल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने बस रूफ माउंटेन्ड बस रूफ माउंटेन्ड बस रूफ माउंटेन्ड एयर प्यूरिफायर सिस्टम। वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बस रूफ माउंटेन एयर प्यूरिफायर सिस्टम साथ मिलकर, साथ मिलकर इस सुधा
वायु लॉन्च की है? क्या नाम हो गया इसका? मतलब किसने लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किसके साथ मिलकर की, किसके साथ? बस, रूफ, माउंटेन, एयर प्यूरिफायर सिस्टम के साथ मिलकर ये लॉन्च किए है। ठीक है ना? क्या लॉन्च किया है? सुधा वायु लॉन्च किया है। भारत में अपनी तरह का, भारत में अपनी तरह का पहला सिस्टम है ये। अपनी तरह का पहला सिस्टम है। ठीक है ना? किसने बनाया इस सुधा वायु को? आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने, उन्हें ये पायलट प्रोजेक्ट बनाया। पायलट प्रोजेक्ट बनाया है, जो अभी पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के कहां पर? कलकत्ता में चालू किया है। कलकत्ता में या कोलकाता में, कलकत्ता तो पुराना नाम है, कोलकाता। कोलकाता में, तो आंसर इसका हो जाएगा क्या? पश्चिम बंगाल, कोलकाता। ठीक है ना? तो ये मैंने सब बता दिया कि इसको सुधा वायु जो लॉन्च की है, जो बसें सुधा वायु, इसे किसने बनाया है? आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया है। कहां पर? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसके बारे में और फैक्ट देखते हैं हम। पश्चिम बंगाल के लिए देखिए, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में देखना क्या हुआ। संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य, बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर, फॉर कल्चर के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार, यात्रा पुरस्कार 2023 मिला है। काय के लिए मिला है ये? संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य, बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 मिला। और एक और देखना, पश्चिम बंगाल के, या पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। कहां पर? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। नाम क्या होगा मंदिर का नाम? मंदिर का नाम है मायापुर, इसका नाम होगा, जो नदिया जिले में पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल के नदिया, पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, जिसका नाम होगा मायापुर चंद्रोदय मंदिर, नाम होगा इसका। इस एक मंदिर को एक नाम से और जानेंगे, उस नाम से, द टेम्पल द टेम्पल ऑफ पेलेनेटेनियम।
द टेम्पल ऑफ प्लेनेटेरियम के नाम से जाना जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, नदिया जिले में। अभी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर है। अच्छा, एक क्वेश्चन का और आंसर देना यहीं पे। हमने इसकी जो राजधानी है, पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है, वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है, क्या है? एक तो आपको ये पता ही होगा कि इसकी स्थापना उसने करी थी, जॉब चार्नोक, चार्नोक ने की थी। ठीक है ना? किससे मिलाकर करी थी? तो आपको पता है, सूता नाटी, कालिकाता और गोविंदपुर, इन्हें गांव को मिलाकर सबसे पहले क्या बनाया गया था? कोलकाता बनाया गया था। ठीक है ना? जॉब चार्नोक ने 1690 में करी थी इसकी स्थापना। आप जानते हैं, कलकत्ता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई है। इसके बारे में भी आप ध्यान रखना जी, कलकत्ता के बारे में देख लिया हमने। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। अच्छा, जो हमारा क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली खुदा वायु लॉन्च की है? तो आंसर तो हो गया हमारा क्या? पश्चिम बंगाल। एक क्वेश्चन इसी पे पूछ रहा हूं, वो और बताना। IQ ईयर आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? अभी बताइए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है ना? IQ ईयर आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे यहाँ पर, ये वाला, ट्रैकिंग SDG 7 2023 की एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट किस एजेंसी ने जारी की है? ये रिपोर्ट किसने जारी की है? SDG 7 का जो संबंधित एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट है 2023 की, इसे जारी की है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे रिपोर्ट को जारी किया है। रिपोर्ट का नाम एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसका टाइटल है ट्रैकिंग SDG 7। ठीक है ना? इसमें गोल निर्धारित किए, इसमें 12 गोल निर्धारित, उनके ऊपर ये रिपोर्ट बनी है, उसके आधार पर ये दी गई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। किस देश में 27 साल बाद 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? किस देश में 27 साल बाद 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन होगा? फ्रांस, UAE, भारत, अमेरिका, बताइए कहां पर होगा? देखिए, किस देश में 27 साल बाद 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन हो रहा है? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है, ये स्टार्ट हुई थी कब? 1951 में स्टार्ट है। किस देश ने स्टार्ट की थी इसे? यूनाइटेड किंगडम ने स्टार्ट की। और अभी जो 2023 में होने जा रही है 71वीं नंबर की, जो पहले UAE में निश्चित हुई थी, लेकिन कुछ कारणों के से वहां पर स्थगित कर दी गई, और इसे स्टार्ट किया जा रहा है अब कहां पर? भारत में है प्रतियोगिता होगी। अब भारत में हो रही, तो अभी तक मैं बताऊं, भारत अभी तक मिस वर्ल्ड का खिताब या टाइटल 6 बार जीत चुका है।
भारत की पहली महिला जिसने ये खिताब जीता। रीता फारिया। रीता फारिया 1966 में इन्होंने ये जीता था। और इस जो 71वीं नंबर की जो प्रतियोगिता हो रही है, इसमें 130 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 जो भारत में होने जा रही है, तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा इसमें? भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इसमें जो भारत के प्रतिनिधित्व करेगा 2022 में, मिस इंडिया कौन बनी? इनी शेट्टी। ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारत। और भारत अभी तक टाइटल कितनी बार जीत चुका है? 6 बार जीत चुका है। पहली महिला जिसने ये जीता, नाम है रीता फारिया, 1966 में। 27 साल बाद। तो 27 साल बाद 1966 में ही हुआ था। ठीक है ना। इसमें प्रतिनिधित्व कौन करेगा भारत की तरफ से? तीन स्टेटें इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है ना, जो 2022 में मिस इंडिया बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा रहा है? राउंड टेबल ज्वाइंट मीटिंग बाय ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? न्यूजीलैंड, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा रहा है? अब इसमें लिखा है गोलमेज संयुक्त बैठक, तो आपको इससे ध्यान आ रहा होगा गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, अगर आपने पढ़ा हो मॉडर्न हिस्ट्री में, तो गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो कब हुए थे? 1930, 1931 और 1932 में। कभी कभी तो डेट ही पूछ लेते हैं। इसमें ये फर्स्ट हुआ था, ये सेकंड हुआ था, और ये थर्ड हुआ था। तो डेट से पूछ लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। कभी कभी ये पूछते हैं कांग्रेस ने किसने में भाग लिया था? सेकंड में कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस ने भाग लिया था। और कांग्रेस तरफ से कौन गए थे? गांधी जी गए थे। और आप जानते हैं गांधी जी को? चर्चिल। चर्चिल ने गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर कहा था। ठीक है ना, अर्धनग्न फकीर कहा था। पहले में भाग लिया नहीं था कांग्रेस ने, तृतीय में लिया नहीं था, द्वितीय में लिया था, लेकिन परिणाम तीनों के जीरो ही निकले थे। हुई कहाँ थी ये? लंदन में। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में। ठीक है ना। इसके जो चेयरपर्सन थे वो मैकडोनाल्ड थे। अब ये दूसरा नाम पढ़ रहे हैं। पहली गोलमेज संयुक्त बैठक किस देश के बीच में हो रही? भारत और किस देश की? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन का आंसर और दीजिए इसमें। अभी हमने ये पढ़ा क्वेश्चन, किस देश में 27 साल 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन हो रहा है? इसी का एक आंसर दीजिए आप। मिस वर्ल्ड किस देश की महिला सबसे ज्यादा बनी?
किस देश की महिला सबसे ज्यादा बार मिस वर्ल्ड बनी है? बनी है, बताइए। किस देश की महिला सबसे ज्यादा बार मिस वर्ल्ड बनी है? सही आंसर दीजिए आप। और जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, बताइए कहाँ पर होगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? देखना इसके बारे में हम, देखना ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसका नाम है अटलांटिक घोषणा पत्र। अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र को बढ़ाना और उसके सुरक्षा के उपाय को बढ़ाना। इस क्षेत्र में विकास और सुरक्षा के उपाय के बारे में बात। दूसरा, चीन और रशिया का प्रति उत्तर बनना। चीन और रशिया है, उन दोनों के खिलाफ में अपनी योजना बनाना, किस तरीके से उनका सामना करेंगे, और रशिया को हथियार के मामले में इस बाजार से हटाना। जो हथियारों का बाजार है उससे रशिया को बाहर करना, अपना दबदबा कायम करना, ये इस अटलांटिक घोषणा पत्र का उद्देश्य है। और देखना, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री, उनका नाम है क्या? ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं। और इनका नाम आपको पता ही होगा, बाइडेन है। ऋषि सुनक की पहली व्हाइट हाउस यात्रा है ये, पीएम बनने के बाद। ठीक है ना, पहली बार अमेरिका के व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी में है वो, उसकी यात्रा की, और पहली बार में ये अटलांटिक घोषणा पत्र पे दोनों देशों के बीच में ये साइन हुआ है। तो इसी में इन्होंने बहुत पहले बता दिया था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहला सम्मेलन होगा वो ब्रिटेन आयोजित करेगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्रिटेन। ठीक है ना। इसी में एक और क्वेश्चन का आंसर देखना आप, जो इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था पेपर में, एमपीपीएससी 2022 हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन आया था, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कौन है? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता कहलाते हैं या जनक कहलाते हैं कौन? जॉन मैकार्थी। क्लियर है? देखिए, मैंने अभी पिछले में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था आपसे, आईक्यू ईयर आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका आंसर लिख लेना, इसका आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है आईक्यू ईयर आंकड़ों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरुआत की है? देखना इस योजना में क्या है। इस योजना में महिलाओं को
महिलाओं को फ्री बस यात्रा होगी। फ्री बस यात्रा, ठीक है ना। फ्री बस यात्रा से संबंधित किसको? महिलाओं को, ठीक है ना। शक्ति स्मार्ट कार्ड कार्ड बताना होगा। तो महिलाओं का कोई टिकट नहीं लेगा, फ्री बस सेवा है ये, ठीक है ना। तो ये किस राज्य सरकार ने इसे चालू किया है? तो इसे चालू किया कर्नाटक में। अभी आप जानते हैं कर्नाटक में चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी है वो चुनाव जीती है। उनके घोषणा पत्र में थी महिलाओं को फ्री बस सेवा। तो फ्री बस सेवा के लिए ये चालू किए शक्ति स्मार्ट कार्ड, ठीक है ना। कैपिटल क्या है इसकी? चलो सीएम बताओ। सीएम बने हैं, अभी चुनाव हुआ है तो कौन बने? सिद्धारमैया, ठीक है ना। इसके गवर्नर हैं कौन? थावरचंद गहलोत। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है बंगलुरु या बेंगलुरु। किस नाम से जानते थे? सिलिकॉन, भारत की सिलिकॉन वैली। भारत की सिलिकॉन वैली कहलाती है ये, क्योंकि अधिकतर कंपनियों के हेडक्वार्टर है यहाँ पर। दूसरी, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। आप जानते हैं यहाँ पर हेडक्वार्टर एक संस्थान है, उसका हेडक्वार्टर है इसरो का। इसरो का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। के बारे में मैंने आपको बताया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1950 1969। आपको इसके अध्यक्ष बताने हैं। के अध्यक्ष, क्योंकि मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ इसके। और एक और बता देता हूँ इसमें, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम किसे कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है, ठीक है ना। उन्हीं के पहल पे इसरो की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है? स्थापना इसकी कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। भारत की सिलिकॉन वैली की बेंगलुरु कहते हैं, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलुरु कहते हैं। बेंगलुरु कैपिटल है कर्नाटक की। सीएम है सिद्धारमैया, गवर्नर थावरचंद गहलोत। योजना चालू किया फ्री बस सेवा, किसने? कर्नाटक ने। किस नाम से? शक्ति स्मार्ट कार्ड के नाम से की है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? कर्नाटक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारे लखपति प्रश्न चालू हो गए हैं। इसमें आपको इनके बारे में बताना होगा। ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन सरदबा, ऑपरेशन परिवर्तन, ऑपरेशन ग्रीन और ऑपरेशन समुद्र सेतु। इनके बारे में हम देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, देखते हैं ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट चलाया गया था रेलवे द्वारा। इसलिए चलाया गया था महिला और बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए। बचाने के लिए, स्मगलिंग जो होती है, ट्रैफिंग जो होती है, उससे बचाने के लिए ऑपरेशन आहट रेलवे द्वारा चलाया। ऑपरेशन सर्द हवा पीएसएफ द्वारा चलाया गया था। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान जो बॉर्डर है, वहां कोहरा होता है ठंडों में, वहां पर घुसपैठ को रोकने के लिए, घुसपैठ को रोकने के लिए राजस्थान में बीएसएफ द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना। जो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर लगी हुई है, के लिए बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन परिवर्तन किसके द्वारा चलाया गया था? ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये चलाया गया था। किस लिए? भांग की खेती को रोकने के लिए।
भांग की खेती को रोकने के लिए, खेती और उसकी आपूर्ति को रोकने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चालू किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा किस लिए चलाया गया था? इसके द्वारा देखना, आलू, प्याज, टमाटर और 22 और फसलें जो जल्द नष्ट होने वाली होती हैं, उन्हें ऑपरेशन ग्रीन के द्वारा जल्द नष्ट होने वाली फसलों में शामिल किया गया था। 22 फसलों को, 22 और फसलों को जल्द नष्ट होने वाली लिस्ट में शामिल किया गया था। इन तीन के अलावा, आलू, प्याज, टमाटर के अलावा 22 और नए फसलों को जल्द नष्ट होने वाली फसलों में शामिल किया गया था ऑपरेशन ग्रीन के द्वारा। ऑपरेशन समुद्र सेतु, देखना, कोविड 19 के टाइम पे चलाया गया था। कहां पर? मालदीव में। मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ये चलाया गया था, मालदीव में। तो आहट रेलवे, खरदवा बीएसएफ, परिवर्तन आंध्र प्रदेश, ग्रीन केंद्र सरकार, समर सेतु, कोविड 19 मालदीव में फंसे भारतीयों को भारत सरकार ने ये चलाया था इसमें। ठीक है ना? तो ये हमारे लखपति प्रश्न। और एक क्वेश्चन का आंसर और रह गया जो मैंने आपसे पूछा था, किस देश की महिला सबसे ज्यादा बार मिस वर्ल्ड बनी है? तो इसमें दो देश हैं मिस वर्ल्ड। कौन कौन से की बनी है? तो देखिए, एक बनी है क्या? वेनेजुएला, वेनेजुएला, और एक है भारत। इन दो देशों की महिलाएं सबसे ज्यादा मिस बनी है, 6 बार ये, 6 बार ये। भारत की तरफ से पहली बनने वाली रीता फारिया 1966 में बनी थी। क्लियर है ना? तो आज की करंट हमारी यहीं समाप्त होती है। ठीक है ना? तो आज की करंट बहुत इंपॉर्टेंट रही, इसमें स्टैटिक जीके भी क्लियर करी हमने। और आप से लिखना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।